Welcome back students and good morning. नेक्स्ट जो वीडियो है यह वीडियो फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वीडियोस थे वह बहुत से स्टूडेंट से मिस कर गए थे। तो बाकी का क्लास 9 का जो वीडियोज हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो लेट अस देखिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ ग्रेट इवेंट नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड यूरोप। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है कि यह सिर्फ यूरोप और फ्रांस के लिए के इतिहास में यह एक यूनिक प्लेस नहीं रखता है, बट आल्सो इन दैट ऑफ मैनकाइंड, जबकि यह पूरी मानव जाति के लिए क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक आइकॉन था। ओके, एंड इट गेव ह्यूमनिटी न्यू आइडियाज ऑफ लिबर्टी। इसने मानव जाति को नई न्यू आइडियाज प्रोवाइड किया। इनमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मैनकाइंड को एक कंट्रीब्यूशन है, देन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड को, एक मानव जाति को, ह्यूमन काइंड्स को क्या किया, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा या विश्व बंधुत्व। ओके, इसको क्या है, विश्व को देन है, वर्ल्ड को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक कंट्रीब्यूशन है, देन है। एंड विच फाउंड देयर वे टू द एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और धीरे धीरे क्या हुआ, विश्व के कोने कोने में यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा जो दी गई इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी है, यह फैली और प्रेजेंट टाइम में भी क्या हो रही है, यह स्प्रेड हो रही है। जहाँ पे डेमोक्रेटिक या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी अभी भी नहीं है, वहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं, उसको एडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की पब्लिक इसको एडाप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो उसके काजेज क्या थे। किसी भी रिवॉल्यूशन या इंसिडेंट के होने के पीछे जो काजेज रहते हैं, जो कारण रहते हैं, कोई ना कोई काजेज जरूर रहेंगे, कारण जरूर रहेंगे। उसी के वे में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी कुछ काजेज थे। वो भी क्या थे, फ्रेंच सोसाइटी में ही, फ्रेंच कंट्री में ही वो काजेज इंक्लूड्स थे। फर्स्ट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के काजेज हम पढ़ेंगे, उसमें सोशल काजेज, इकोनॉमिकल काजेज एंड पॉलिटिकल काजेज, एंड कुछ लेवल पे जो कल्चरल काजेज आएगा वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट सोशल काजेज देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द सोशल काजेज। भाई, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट, और ये जो फ्रेंच सोसाइटी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड थे, स्पेशली फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। एक ग्रुप ऐसा था जो फर्स्ट और सेकेंड का, जिसके पास हैड और एक हैड नॉट में था, यानी जिसके पास सब कुछ था और जिसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं था, उन्हीं से टोटल फ्रांस का जो टैक्सेस होता था, जो भी वर्क होते थे, उन्हीं से लिए जाते थे। यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड करने का काम करता था तो वो थर्ड स्टेट करता था, जिसके पास जो मोस्टली लैंडलेस वर्कर्स थे, और साथ ही साथ में अगर किसी पीजेंट्स के पास या किसी पर्सन के पास लैंड का एक स्मॉल पीस होता था, अगर होता था, जिसका उसका कुछ यूज नहीं हो, उसके फैमिली के लिए भी वहाँ से फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं होते थे। तो देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द सोशल काजेज, एज सेड बाय द हिस्टोरियन। एक हिस्टोरियन के द्वारा कहा गया है, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज मच लेस अ रिबेलियन। एक रिबेलियन से अधिक क्या थी, अगेंस्ट डिपोटिज्म, देन और रिबेलियन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। अगर डिपोटिज्म देन
कह रहा है कि रिबेलियन के अगेंस्ट या क्या था, एक डिपोटिजम था या एक खास करके इसे तैयार किया गया था, इसे यानी कि एक ग्रुप ऐसा था जिसे फ्रेंच सोसाइटी में जिसे जानबूझ के सप्रेस किया जाता था। जो फर्स्ट और सेकंड क्लास था, जैसे कलर्जी हो गए, फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था, वो टोटल उसके पास पावर थे। कुछ लोगों के पास बर्थ प्रिविलेजेस थे, यानी कि जन्मजात पावर थे, और कुछ ऐसे थे जो अगर देखा जाए तो चर्च के पास और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सन थे उनके पास मिला के टोटल फ्रांस की 90%, 80 से 90% लैंड एरिया उन्हीं के पास था। लेकिन वह अगर फ्रेंच गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, राजा को टैक्स देते थे, तो जीरो, तो कोई सिर्फ उन्हें टैक्स लगाने का पावर था और टैक्स कलेक्ट करने का पावर था। और जबकि सबसे ज़्यादा लैंड और सबसे ज़्यादा असिस्ट और मनी उन्हीं के पास हुआ करती। लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसी से ही टोटल या क्या किया जाता था, टोटल टैक्सेस लिए जाते, उन्हीं पे सारे फ्रांस की इकोनॉमिक बर्डन को डाला गया। एंड रिबेलियन अगेंस्ट इनइक्वालिटी, फ्रेंच सोसाइटी वार, यानी कि कह रहा है कि यह रिबेलियन डिपोटिज्म के अगेंस्ट नहीं था, यह रिबेलियन अगेंस्ट की इनइक्वालिटी, असमानता के अगेंस्ट था, उसके विरुद्ध था। अभी मैंने बताया कि फ्रेंच सोसाइटी में जो टॉप क्लास के थे, जिनके पास सब कुछ था, वो टैक्स प्रोवाइड नहीं करते थे, और जिनके पास नहीं था वही टैक्स प्रोवाइड करने का काम करते थे। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी। ओके, पादरी, जो चर्च के पादरी होते थे, साथ ही साथ जो नोबिलिटी, जो हाई क्लास के जो वैसे लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन से, और साथ ही साथ जो राजा महाराजा लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे, वो इसमें आते थे। एंड दो स्मॉलर इन साइज, कह रहा है बहुत ही संख्या में तो बहुत कम थे फ्रांस की पॉपुलेशन से, बट दे एक्सेल्ड ऑल अदर इन द मैटर्स ऑफ रैंक, पोजीशन एंड प्रिविलेज। लेकिन इनके सारे अधिकार और सारे रैंक का स्टेटस टोटल क्या था, इन्हीं के पास था। एंड दे वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द टैक्सेस एंड कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ये सारे टैक्सेस से क्या थे, एग्जेम्प्टेड थे, इनको मुक्त कर दिया गया था। एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द, और सारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन देखने का काम जो क्लर्जी और जो नोबिलिटी पीपल्स थे यही करते थे। एंड हाई मेकिंग पोस्ट, और ऊंचे ऊंचे पदों पे इन्हीं को बैठाया गया। अबाउट 40% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय दीज 2 क्लासेस। कह रहा है कि अबाउट 40% जो लैंड था, 20 से 40% लैंड, ये क्या था, इन्हीं 40% लैंड इन्हीं के पास था। एंड द थर्ड स्टेट विच फार्म अबाउट 95%, जबकि थर्ड स्टेट क्या था, टोटल फ्रेंच पॉपुलेशन का 95% था। ओके, बट वे आर द कॉमन पीपल, दिस वाज नोन एज द थर्ड स्टेट, दिस वाज एन अनप्रिविलेज्ड क्लास। और जो थर्ड स्टेट था यह क्या था, अनप्रिविलेज्ड क्लास था, जिसके पास कोई अधिकार नहीं था। लैंड का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट इनके पास था, और जो टोटल मोस्टली पार्ट हुआ करता था वह जो और सेकेंड स्टेट थे उनके पास हुआ करता। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के काजेज में सोशल काजेज हो गए, इकोनॉमिकल काजेज में जब राजा टैक्स लगाता था, चूँकि लुई 15 के टाइम में लार्ज स्केल पे फ्रांस ने युद्ध लड़ा था यूरोपियन देशों के साथ, और साथ ही साथ जो अमेरिका का इंडिपेंडेंट वार स्टार्ट हुआ था, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट इसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके बाद 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो क्या किया, फ्रांस के राजा ने अमेरिका को फ्री कराने में, लिबर्ट कराने में बहुत सी पैसा इन्वेस्ट किया था, और साथ ही साथ जो इससे फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी, और एक टाइम ऐसा रहा कि क्रॉस फेल्योर कर गई, ड्रॉट पड़ा, स्टारवेशन आई, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। तो रिजल्ट ये रहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो रीजन्स थे वह फ्रेंच सोसाइटी में ही और फ्रेंच जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके द्वारा पैदा किए गए थे, और जो टोटल टैक्स देने पड़ते थे वह थर्ड, जबकि थर्ड क्लास टोटल पॉपुलेशन का 95% था। तो अंतिम जो लास्ट विकल्प रहा
कि पब्लिक को रिवोल्यूशन करनी पड़ी। फिर अगर हम देखें पॉलिटिकल काजेज में, तो पॉलिटिकल काजेज में ये था कि जो लुइस 16 था लास्ट, जिस समय फ्रेंच रिवोल्यूशन जिसके शासनकाल में हुई, तो उसकी जो रानी थी, क्वीन थी मेरी एंटवानेट, और जो राजा था, इन्होंने पेरिस से, फ्रांस की कैपिटल पेरिस से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक वर्साय पैलेस बनाया था। लुई 14 के टाइम में बना था, और यह उस समय एक टोटल कहा जाता है कि यह ग्लास का बना हुआ था। और इसमें उस समय कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, उस समय के विश्व में जितनी भी हाई प्रोफाइल फैसिलिटी थी सब इसमें अवेलेबल हुआ करती थी। और जब एक तरफ फ्रांस की जनता ब्रेड के लिए परेशान थी, रोटी के लिए परेशान थी, उस समय जो फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास था, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो उसके चारूकार थे राजा और रानी के, वो एकदम हाई प्रोफाइल ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे। जो महारानी एंटवानेट थी, कहा जाता है कि वह दिन में 4-5 जोड़ी अपनी सैंडल को चेंज करती थी। तो एक ऐसी कंडीशंस थी। तो ये पॉलिटिकल कार्य, और पॉलिटिकल कार्य में ये था कि टैक्स इन्हीं से वसूला जाता था। जो क्लर्जी थे, पादरी, जिनके पास सब कुछ था, वह एक भी टैक्स प्रोवाइड नहीं करते थे, कोई भी टैक्स प्रोवाइड। और जब भी जो भी टैक्स लगाना होता था तो राजा स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था। तो लास्ट में होगा कि 4 जुलाई 1789 को फ्रांस के जो लुइस 16 था, उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल वो थी जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, वह इसमें जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी एक काउंसिल हुआ करती थी, स्टेट जनरल। जब भी राजा को टैक्स लगाना होता था तो स्टेट जनरल के विदाउट परमिशन के बाद टैक्स नहीं लगा। तो कहा जाता है कि 189 ईयर्स यानी 190 सालों के बाद स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। स्टेट जनरल की मीटिंग का बुलाना और फ्रेंच रिवोल्यूशन का स्टार्ट होना। ओके, तो फ्रेंच जो रिवोल्यूशन थे उसके काजेस पढ़े हम लोग इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी जो फिलासफर है, फिलासफर का फ्रेंच रिवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन क्या है, एक मिडिल क्लास था जिसे बोर्जुआ वर्ग कहते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके।